क्लैश इन पेरिस में जैसा आज हम लोगों ने देखा कि रोमन रेंस भले ही ब्रॉन्सन रीड के सामने मैच जीत गए, लेकिन मैच के बाद उला फाला वाली जो शूला फाला है वो उनको मिल गई। बट फिर बहुत बुरी तरीके से ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर ने उनको धोया है। तो उसके बाद अब रोमन रेंस के बारे में हमको क्या पता चलता है? तो सबसे पहले तो एक वीडियो डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलीज करी अपने सोशल मीडिया पे। यहाँ पे जब मार पिटाई पूरी रोमन रेंस के साथ हो गई है तो रोमन रेंस को स्ट्रेचर से ये बैक स्टेज लेके जा रहे हैं। और क्लियर है ये डब्ल्यूडब्ल्यू का एक तरीका है रोमन रेंस को राइट ऑफ करने का टेलीविजन से। और जब फिर अब रोमन रेंस वापस आएंगे तो उसके बाद अपनी जो स्टोरी लाइन है वो शुरू करने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं इसी विजन वाली फैक्शन के साथ। और अगर आप देखोगे तो इस पूरी स्टेबल में हर एक बंदे से रोमन रेंस को इक्वली कह सकते हो प्रॉब्लम हो गई है। पॉल हेमन के साथ तो जन्मों से ही है क्योंकि वो ब्लड लाइन का नाता था। सेथ रॉलिंस इनके शील्ड ब्रदर हैं। ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस की फ्यूड तो जब ये आमने सामने भी नहीं आए थे तब से ही डिस्कस हो रही है कि स्पीयर वर्सेस स्पीयर। और ब्रॉन्सन रीड ने जिस तरीके से मामला पर्सनल कर दिया रोमन रेंस के साथ, अब ये चीज क्लियर है किसी एक के ऊपर नहीं सबके ऊपर ही बरसने वाला है रोमन रेंस। और एक चीज की यहाँ पे तारीफ भी करनी पड़ेगी यार। देखो हमने ये जो अभी एक मिनी स्टोरी लाइन देखी इस समय रोमन रेंस की, वो जो जूते चुराने वाली रस्म है कैसे उसको पूरी उन्होंने एक स्टोरी में ही कन्वर्ट कर दिया। पहले एक बार उन्होंने जूता चुराया, फिर दूसरी बार चुराया, फिर उसके बाद बार बार चुराने की कोशिश करी। और अब जब रोमन रेंस ने क्लैश इन पेरिस में हरा दिया ब्रॉन्सन रीड को तो उसके बाद वो भी बड़ा स्वीट जेस्चर था कि वो स्टोरी लाइन को वहां पे वो उसको एंड कर रहे थे कि चलो ये शूला फाला वाली कहानी खत्म। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है भाई, ब्रॉन्सन रीड अब रोमन रेंस नहीं आ रहा अगर कुछ टाइम के लिए तो फिर हमेशा ही अपना कैरेक्टर उस ट्राइबल थीफ के अराउंड थोड़ी बना सकता है। तो ये छोटी सी स्टोरी लाइन थी और उसको एंड भी किस तरीके से किया कि रोमन रेंस ने हर एक जो जूता है उसको साइन करके क्राउड की तरफ फेंका। आप सोचो वो जिसके पास भी जूता आया होगा उसकी तो पूरी एक मेमोरी ही बन चुकी। मतलब लिटरली ये वो चीजें हैं जिसको डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे ऑक्शन में रखते हैं या फिर सेल के लिए लगाती है। जैसे आपने देखा होगा, मैं बताता रहता हूँ इस चैनल पर, डब्ल्यूडब्ल्यूई शॉप पे भी आ जाती है, कभी ये ऑक्शन में ऐसे भी करवाते हैं और फिर उसके प्राइस ऐसे बढ़ते रहते हैं। तो वो उस तरीके का आइटम था बट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसको ऐसे मजे में ही जाने दिया। और अच्छा भी लगा कि वो रोमन रेंस ने जिस तरीके से वो शूज को थ्रो कर रहे थे थोड़ा अच्छा लग जाता और ज्यादा अगर वो सारे भी फेंक देते। लेकिन फिर अगर वैसा हो जाता तो फिर ये जो भयानक ब्रॉन ब्रेकर और रोमन रेंस की स्टोरी शुरू होने वाली है वो हमको देखने को मिलती नहीं। क्लैश इन पेरिस से देखो कुछ स्टैट्स भी पता चले और जिस बंदे के बारे में स्टैट है उससे ज्यादा उस बंदे की बात हो रही है जो कि क्लैश इन पेरिस में फीचर ही नहीं है। ये वाला आप ग्राफिक देखो जहां पे सबसे ज्यादा पीएलई विंस किस सुपरस्टार के खाते में आए हैं। सबसे ऊपर अंडरटेकर का नाम है 107, फिर 98 मैचेस के साथ जॉन सीना है। नंबर 3 पर है ट्रिपल एच और नंबर 4 पर जो बंदा है वो है रैंडी ओटन। लेकिन अगर आप रैंडी ओटन को देखोगे तो सिंगल्स मैचेस के अगर आप इनका रिकॉर्ड उठा के देखो तो पिछले काफी साल गुजर गए हैं कि इनके जो नंबर है वो ऊपर बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहे। और अब तो हालात ये हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वैसे हमने बहुत ज्यादा इसको अपना एक नॉर्म नहीं बना दिया कि रैंडी ओटन चलो ठीक है कभी कभी आ जाएगा स्टोरी में। ये वो बंदा नहीं है जो कि इस तरीके से मैचेस में शोज में स्टोरी लाइन में फीचर होना चाहिए था जैसे कि ऑब्वियसली रोमन रेंस होता है या फिर जॉन सीना होता है या फिर आप बोल सकते हो ड्रू मैकइंटायर होता है। या तो पता नहीं ज्यादा सीरियसली अब इन्होंने लेना नहीं है पता नहीं क्या। लेकिन जिस तरीके से सर्वाइवर सीरीज में भाई रैंडी ओटन वापस आए थे लगा तो ये था कि भाई अब एकदम से आके ही इसके अंदर जो भूखा शेर है वो बैठा होगा। लेकिन वैसा हमने कुछ देखा नहीं। एग्जैक्ट रीजन भी नहीं इसके पीछे पता चलता क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि रैंडी ओटन के जो बैक स्टेज रिलेशन है वो बेकार है। तो पता नहीं वो क्या चीज़ है जो कि रैंडी ओटन को एक अच्छी स्टोरी लाइन में फीचर नहीं करवाती। और बाकी स्टैट से रिलेटेड बात चल रही है तो शेमस के बारे में भी 2022 के बाद से ये पहला उनका सिंगल्स मैच था जो कि क्लैश इन पेरिस में शेमस ने लड़ा है। अब भले ही वो मैच हार गए और जैसा माइकल को स्टार्ट में ही बता रहे थे कि अपने पूरे डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में सिर्फ 2 बार ही ऐसा हुआ है जब शेमस ने टैप आउट किया था। तो उसमें से ये एक मौका है और इससे हमको ये सीरियसनेस पता चलती है कि सही में रूसेव को लेके डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ प्लान कर रही है। मैं तो बार बार कहता हूँ वो जो 2013-14 वाला वर्जन था रूसेव का जिसने जॉन सीना के उस टाइम के जॉन सीना के भी छक्के छुड़ा दिए थे, वो तो देखो रूसेव दोबारा से वापस नहीं आ सकता। लेकिन अच्छा देख के ये लगा कि एम ही बस साइन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसे उनको घुमा नहीं दिया। बाकी एक फोटो भी रूसेव ने शेमस ने पोस्ट करी है। मैं तो वैसे रूसेव की फोटो देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड होऊंगा। ये पिक्चर आप देखो इसमें पीछे क्या जो जोर जोर से ऐसे आई थिंक ये कैंडो स्टिक के ही शॉट्स हैं जो कि उनको पड़े हैं। और यहाँ पे उन्होंने लिखा भी है कि मैंने डिमांड करी, मैंने आस्क किया और मुझे मिल गया क्योंकि ओल्ड रूसेव जो है वो वापस आ चुका है। मैं तो अभी बोल रहा हूँ कि इनकी स्टोरी लाइन को और तुम आगे चलाओ भाई, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दी है ये तो ऐसा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फॉर्मेट हो जाना चाहिए कि अगर हमको एक तगड़ा मैच डालना है तो भाई इन दोनों बंदों को डाल दो। और वैसे भी शेमस की तो कितने सारे ऐसे सुपरस्टार
स्टार्स हैं जिनके साथ इन रिंग केमिस्ट्री इतनी बढ़िया हो गई है। और ऐसे ही नहीं, उनके जो नाम है या फिर उनका जो कैच फ्रेज है वो क्या है? Banger after banger. क्लैश इन पेरिस खत्म होने के बाद पोस्ट शो में आए थे जॉन सीना और यहाँ पे उन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में और उन पॉसिबल मैचेस की भी बात करी है जो कि इस फेयरवेल टूर में अब शायद उनके नहीं होने वाले। तो एक बार उन्होंने फिर से बोला कि देखो भाई, अब उनसे पूछा कि क्लैश इन पेरिस के बाद आगे अब क्या, तो क्लियर उन्होंने बोल दिया, देखो मैं कभी भी अपना जो अपोनेंट है वो पिक नहीं करता, जो मेरे सामने आती है डील मैं सिर्फ उस पर परफॉर्म करता हूँ। और ये तो हमेशा, ये तो अब रिटायरमेंट टूर के बाद ही जब खत्म हो जाएगा पता चलेगा कि एग्जैक्टली जॉन सीना का हिसाब किताब रहता कैसे है। क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि भाई वो कुछ बोलते ही नहीं है, लेकिन वो दिखाते ऐसा है। और अदर ट्रिपल एच भी जो अपना पल्ला है उसको झाड़ लेते हैं। और एजे स्टाइल्स के साथ मैच हो जॉन सीना का, इस बात के लिए फैंस बहुत ज्यादा विश कर रहे थे, लेकिन जॉन सीना ने बोला कि देखो मैं सारे बंदों के साथ तो नहीं लड़ सकता, लेकिन वो एक तरीके से उनके मतलब उन लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं जिन्होंने अफेक्ट किया जॉन सीना के करियर को इन अ पॉजिटिव वे। और ये आई थिंक उनका रेफरेंस था एजे स्टाइल्स के लिए। हमने स्टाइल्स क्लैश भी देखा क्लैश इन पेरिस में, वो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि शायद एक हिंट या फिर टीज होगा कि मतलब जॉन सीना की फ्यूड एजे स्टाइल से होगी, लेकिन शायद वैसा हो नहीं रहा। देखो क्योंकि अब डेट्स बहुत कम रह गई हैं, सिर्फ 5 6 7 8 सिर्फ 8 अपीयरेंस हैं अब जॉन सीना की, और इसके बाद जॉन सीना का WWE करियर खत्म हो जाएगा। ये कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ तो पता ही नहीं चला। ऐसा लगा यार अभी तो जॉन सीना ने आके वो मनी इन द बैंक की मुझे लग रहा है अभी अनाउंसमेंट करी थी कि मैं अपना फेयरवेल टूर होगा, उसके बाद रॉयल रंबल से कब हम यहाँ पे आ गए, हील टर्न भी हो गया, सब कुछ हो गया। और वही है कि अच्छी चीज़ें जो है थोड़ी ऐसा लगता है कि कम ही है हमारे पास। तो अब जब 8 अपीयरेंसेज हैं, मैं तो यही एडवाइस दे सकता हूँ आपको जो कि आपके इंजॉयमेंट के लिए है कि अब जॉन सीना की सारी अपीयरेंसेज को लाइव देखो, क्योंकि फिर आने वाले टाइम में ये आपका नए उभरते WWE फैंस के सामने फ्लेक्स हो सकता है कि मैंने जॉन सीना का रिटायरमेंट टूर पूरा देखा था। आज बेकी लिंच पूरी हुडी और निंजा बन के आई थी ना, तो अब इसके लिए सोलो सिकोवा को क्रेडिट मिल रहा है। किस तरीके से आप ये वाला ट्वीट देखो, और यहाँ पे ये बंदा लिख रहा है, ये फैन लिख रहा है कि सोलो सिकोवा ने सही में जो गेम है उसको चेंज कर लिया है। अब कोई भी बंदा इंटरफेयर करता है तो वो इसी तरीके से हुडी में आके करता है। और यही वैसे आई थिंक पहले भी हुआ है ऐसा, लेकिन अब बोल सकते हो कि एक फॉर्मेट ही WWE का बन गया। वो क्लैश एट द कैसल में जब सोलो सिकोवा पहली बार आए थे और उन्होंने रोमन रेंज को मदद करके चैंपियनशिप जितवाने में मदद करी थी, तो इस तरीके से जो अप्रिसिएशन है वो मिलता है सोलो सिकोवा को। और हाँ, बेकी लिंच का भी ये जो अलायंस है सेथ रॉलिंस के साथ घर पे तो था ही, अब WWE की स्टोरी में भी हो चुका है। इसके होने के बाद से एक जो स्पेकुलेशन, एक जो रूमर है, उसने अब तक की सबसे ज्यादा आग पकड़ ली है। और वैसे ये बात तो तब से ही चल रही थी जब से सीएम पंक सर्वाइवर सीरीज में वापस आए थे, और वो है सीएम पंक की रियल लाइफ वाइफ जो है एजे ली। अब वो WWE की स्टोरी लाइन में आएंगे, और इसी वजह से WWE ने जो बेकी लिंच है उनको अलाइन किया है सेथ रॉलिंस के साथ, क्योंकि सेथ रॉलिंस का तो तगड़ा वाला पंगा है सीएम पंक के साथ। अब सेथ रॉलिंस के साथ जो है उनकी लुगाई आ चुकी है, तो इधर से अब सीएम पंक को भी एक बंदे की जरूरत होगी, और एजे ली के अलावा वो दूसरा और कोई नाम हो नहीं सकता। और ये भी एक आप बोल सकते हो कि WWE की हिस्ट्री में जैसे बोलते हैं सीएम पंक का जो रिटर्न है उसको ग्रेटेस्ट माना जाता है। अगर इस विमेंस डिवीजन में भी कोई एक ऐसा रिटर्न है जो कि इस लेवल को मैच कर सकता है तो वो एजे ली का रिटर्न होगा। अब मेरे को थोड़ा ऐसा अटपटा लग रहा है कि जैसे सीएम, क्योंकि ऑन स्क्रीन ये सीएम पंक की वाइफ वाली स्टोरी लाइन वो थोड़ी सी अटपटी सी लगेगी, लेकिन अब क्योंकि साइंस बनता है पूरी स्टोरी का, तो आई थिंक WWE इस वाले प्लान के साथ जा रही है। वरना मैं हाईली डाउट करता हूं कि अगर ऐसा नहीं होना था या अगर WWE का ऐसा प्लान नहीं है तो सेथ रॉलिंस और बेकी लिंच साथ में क्यों आई। और आते ही इन दोनों ये जो दंपत्ति जोड़ा है इनका जरा फ्लेक्स भी आप देखो। ये पिक्चर सेथ रॉलिंस की वाइफ बेकी लिंच ने ही खुद पोस्ट की है, और यहाँ पे वो लिखती हैं वी रन दिस बिजनेस। थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी है इस अराउंड की, अरे यार इन दोनों को तुम कहाँ से साथ में लेके आ गए। क्योंकि अगर आपने वो 2019 का यूनिवर्सल चैंपियनशिप वाला रेन देखा होगा सेथ रॉलिंस का, तो वहां पे जब उनके साथ बेकी लिंच आई थी तो भाई बहुत ही ज्यादा वाहियात लग रहा था, क्योंकि उस समय उनके कैरेक्टर भी वैसे ऐसे ही था। अब तो बिल्कुल गुंडे किस्म के हो गए, गुंडे मवाली। तो आई थिंक इस बार जो ये स्टोरी लाइन है या फिर जो कैरेक्टर है वो इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा सूट करने वाले हैं। और रोमन रेंज के बारे में फ्यूचर क्या है उसके बारे में भी ऑफिशियल अपडेट हमको पता चली है, तो ये भी पोस्ट शो से ही आती है। और यहाँ पे कैथी कैली ने हमको अपडेट किया कि रोमन रेंज के कुछ सीरियस एक्सरेज और MRIs होने वाले हैं, और उसके बाद फर्दर पता चलेगा कि रोमन
रेंज के हालात कैसे हैं, मतलब WWE ने इसको स्टोरी लाइन में ही ऐसा बिल्कुल दिखा दिया है कि रोमन रेंज को बहुत बुरी तरीके से मारा है। और ये वाले एंगल को मैं बहुत टाइम से मिस कर रहा था, क्योंकि आजकल इतने मेजर वे में WWE ऐसे एंगल दिखाते नहीं। अगर आप इसको 4-5 साल पहले से कंपेयर करो, और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रही है वाली बुकिंग की रोमन रेंज यार पेट पटा के क्यों चला गया। आई थिंक ये बेस्ट फॉर बिजनेस ही था। मैं तो इसको सही तरीके से ही देख रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी रोमन रेंज के देखो डेट्स बहुत ज्यादा वैसे भी अब कम होती हैं, तो ये रीजन नहीं है कि वो पिट गया इस वजह से वो नहीं आएगा, उसको नहीं आना था इस वजह से वो पिटा है। तो आपको थोड़ा रिवर्स वे में इसको समझने की जरूरत है। और हमको ये भी पता चला कि कल मंडे नाइट रॉ में थोड़ी और अपडेट्स भी होंगी रोमन रेंज के लिए। तो भाई ठीक है, फिर चलो बात करते हैं आगे कल मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के साथ। स्क्रीन पर अभी आपको वीडियो दिख रही होगी सेकंड वाले चैनल की, उसको भी जाके जरूर देख लेना। कुछ इंटरेस्ट की आपके पसंद की बातें शायद वहां पे भी है। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।